नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही थी हम लोगों की JSO जो प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं और इस सीरीज़ में जो अभी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आज की जो क्लास है ये अर्थमेटिक मीन मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन था। फिर उसके साथ मीडियन और थोड़ा बहुत कुछ क्वार्टाइल के क्वेश्चन हैं। उन सभी पर हम लोग आज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 50 क्वेश्चन के आसपास हैं इस प्रैक्टिस सेट में। और इसी तरीके से हम लोग फिर अगले संडे को फिर इस तरीके से जितना भी हमें टाइम मिलेगा उस हिसाब से हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराते रहेंगे। और पेड कोर्सेस वालों के लिए ये बता दिया जाए कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज संडे के दिन आज क्लास अपलोड नहीं हो पाई है और उम्मीद है कि शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगी क्लास प्रोबेबिलिटी थियरी की और एक्सपेक्टेशन वगैरह की, जो भी प्रोबेबिलिटी थियरी और डिस्ट्रीब्यूशन थियरी, बाइनोमियल पॉइसन या ज्योमेट्रिक नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सभी से रिलेटेड आपकी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी 1-2 दिन में। कुछ यूट्यूब पे तो अपलोड अगर हो तो यूट्यूब पे तो अपलोड हो जा रहे हैं, कुछ ऐप में इशू आ रहे हैं। तो और कुछ बच्चों ने जैसे जो परचेज़ किए हुए हैं तो उनका 2 बार पेमेंट हो गया है गलती से, तो उनकी हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी फ़ीस जो है जल्दी ही, मतलब कुछ लोगों की रिफ़ंड कर दी गई है। 1-2 लोग रह गए हैं जिनमें टेक्निकल इशू के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ऐप में कुछ बग आ गया था। तो उस चक्कर में जो मतलब जो हमारे पास जो टेक्निकल टीम है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उनसे बोला गया है तो वो आज शाम तक या कल तक जो है मतलब ये प्रैक्टिस सेट ये फ़ीस का जो सिलसिला है वो वापस हो जाएगी सारी फ़ीस, और उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट पे हम लोग कंटिन्यू कर रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो तीसरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे करेंगे। और फिर फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक और इसी के साथ एक L1 क्लासेस JSO एग्ज़ाम, ये भी एक लिंक है। बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। L1 क्लासेस JSO एग्ज़ाम अगर सर्च करेंगे या L1 क्लासेस या इस ग्रुप का नाम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रुप है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रुप 1 है। तो इसके ये आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जितना भी प्रैक्टिस सेट वगैरह जो पेड और अनपेड क्लासेस हैं उनके बारे में सारी जानकारी दी जाती रहेगी। और जल्दी ही आप लोग जो L1 क्लासेस के पेड जो कोर्स है, जो JSO के लिए, स्पेशली JSO 2024 के लिए जो डिज़ाइन किया गया है, और इसका अवेल करें। और ताकि जैसे मतलब जो आपका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम अच्छे से हो, और उसके साथ साथ अगर कोई भी किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन, किसी भी टाइप की आपकी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। और एक चीज़ और आपको बता दें कि कुछ जो प्रैक्टिस सेट हैं जल्दी ही अभी पेड कोर्सेज़ के, वो प्रैक्टिस सेट आज शाम तक या कल तक अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जो भी प्रैक्टिस सेट में भी अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, कुछ का आंसर अगर आपको लग रहा हो कि ये समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन आप टेलीग्राम ग्रुप में या पर्सनल इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, हमसे बात करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल करिए, हमसे बात होगी और उन सभी समस्याओं का, उन सभी शंका, परेशानी, दिक्कत जो भी आपकी हो उसका समाधान लीजिए। ठीक है, और ये ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट ज़्यादा हल करेंगे तो जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं या जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम हल कराने वाले हैं। और उसके साथ जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 2024 सीजल का, इसमें आपका अच्छा स्कोर जो मेंटेन हो। ठीक है, अच्छा स्कोर मेंटेन रहेगा तो आपकी पोस्टिंग नॉर्थ में, यूपी, बिहार या MP इस टाइप के स्टेट में मिल जाएगी। अदरवाइज़ नंबर कम रहा तो फिर साउथ में ही पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम देख रहे हैं JSO की सीट्स जो हैं वो नॉर्थ में कम खाली हैं, अभी ट्रांसफ़र वगैरह भी होने वाले हैं।
तो नॉर्थ में कम ही सीटें हैं, इस चक्कर में आप लोगों का थोड़ा सा लॉस ना हो, इसलिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो हमारे स्पेशली जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनका स्कोर अच्छा रहे एग्ज़ाम में, ताकि नॉर्थ में ही पोस्टिंग मिले। और हम तो चाहेंगे हमारी ही पोस्टिंग, जो हमारी ही ऑफिस है उसी में पोस्टिंग लीजिए, ताकि दोनों लोग साथ में मिलकर काम किया जाएगा जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 579। तो अर्थमेटिक मीन आपको बताया गया था कि टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये टोटल सम क्या हो जाएगा, 7 5 12 और 12 9 21 अपॉन 3, ये हो जाएगा 7। तो आपका ये 7 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 10। व्हाट इज द सम ऑफ दोज नंबर्स। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन मतलब x बार का मान 6 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है यहाँ पे 10। तो अब ये कह रहा कि टोटल सम क्या होगा, तो समेसन आई एक्स आई अपॉन एन लिखते हैं हम लोग, एक्स बार इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू समेसन एक्स आई अपॉन एन का मान है 10। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये आपका 60 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द अर्थमेटिक मीन इज मोस्ट अफेक्टेड बाई। तो मोस्ट अफेक्टेड बाई, ये जो अर्थमेटिक मीन होता है ये एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित होता है, यही एक इसके डिसएडवांटेज है। बाकी जो इसका अर्थमेटिक मीन में जो आपको मेरिट डिमेरिट बताई गई हैं उसमें बताया गया है कि डिपेंड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन रिजिडली डिफाइंड होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से कम प्रभावित होता है। फिर उसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं, मतलब एक दो चीज़ें और थी उसमें, जैसे अगर जो डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन था, रिजिडली डिफाइंड था, फिर फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से कम प्रभावित होता है अर्थमेटिक मीन। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी बताया गया था कि ये जो डिमेरिट थी, डिमेरिट में बोला गया था कि एक्सट्रीम वैल्यू से ये प्रभावित होता है। ठीक है, ये प्रभावित होता है, इसलिए यहाँ पे ये आपकी ये मतलब आंसर जो होगा ये एक्सट्रीम वैल्यूज होगा, क्योंकि ये मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज होता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 8 12 एंड x इज 10। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 10 क्या है, हमारा मीन है, मीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सभी का जोड़, 4 + 8 + 12, 4 + 8 प्लस ये 8 है, 12 + x प्लस x। ठीक है, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है और 4 ऑब्जर्वेशंस का आपके पास अर्थमेटिक मीन क्या है, 10 है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन x का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 8 20 4 24 हो जाएगा, इज प्लस x इज इक्वल टू 40, और तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। द अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई। तो डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई एक्स बार का मान यही तो होता है ना, एक्स बार बराबर क्या है, समेसन आई एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, यही है। अब इसके बाद क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आपको बताया गया उसमें, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या था, n + 1/2 था। तो यहाँ पे 10 नंबर हैं, ये क्या हो जाएगा 5.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब क्या है कि इफ़ ऑल द वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट आर इंक्रीज्ड बाई 5 देन अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर आपको एक बताया गया था कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच डी बार, जहाँ पे डी बराबर डी आई बराबर क्या था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच था। ये आपको बताया गया था अलजेब्रिक सॉरी अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाई चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, तो चेंज इन ओरिजिन ए हमारा होता था, चेंज इन स्केल एच होता था। तो अगर हमारे पास हर एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे अगर इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा 5 से, तो हमारा यहाँ पर जो हमारा नया ऑब्जर्वेशन होगा या नया जो यहाँ पर देखिए माइनस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम प्लस कर देंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो नया मीन होगा या डी बार होगा, ये एक्स बार प्लस ए अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस करते थे चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल में, अब यहाँ पे कह रहा ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बार जो भी रहेगा एक्स बार रहेगा और हमारे पास 5 ऐड कर दिया जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो हर एक अर्थमेटिक मीन आपका जो है नया अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 5 से आगे बढ़ जाएगा, मतलब 5 उसमें भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ डेटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मीडियन, ऑलवेज लेस देन द मीडियन, समटाइम्स ग्रेटर देन, समटाइम्स लेस देन, और ऑलवेज इक्वल टू द मोड। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ डेटा आप बताइए क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मीडियन से बड़ा होगा, मीडियन से छोटा होगा, क्योंकि जब मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम लोग पढ़े हैं तो उसमें हम लोग ये लिखते थे कि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड होता है तो यहाँ पे हमारे पास ये निगेटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, निगेटिवली स्क्यूड होता है। सभी बराबर होते हैं तो उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पूछा है क्या कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ डेटा इज, तो यहाँ पे ये आंसर होगा समटाइम्स ग्रेटर होता है, समटाइम्स लेस होता है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स ग्रेटर होगा, समटाइम्स लेस होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर ए कांस्टेंट डेटा सेट द अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू। तो कांस्टेंट चीज़ों का अर्थमेटिक मीन सेम होता है, मतलब कांस्टेंट के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि एक्स बार बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, सभी हमारे पास ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट मान लेते हैं c हो गए सब। ठीक है, अपॉन n सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, c कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, अपॉन n, तो ये हो जाएगा c। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही रह जाएगा, द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द अर्थमेटिक मीन इज अप्रोप्रिएट टू यूज व्हेन डेटा इज। अब डेटा जो हमारे पास, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास ये अच्छा है कि अर्थमेटिक मीन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। अभी जस्ट आगे, जैसे आगे भी कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पूछा गया है आपका कि ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे अच्छे से यूज हो जाएगा, या फिर जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है उसका यूज कहाँ पे अच्छे से होता है। इस तरीके की चीज़ें हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हमारे पास जब हमारे पास डेटा अगर सिमेट्रिकल हो तो उस केस में हमारे पास अर्थमेटिक मीन का बेस्ट यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8। तो ज्योमेट्रिक मीन बताए थे क्या होता है, GM बराबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सभी ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन और उसका nth रूट। ठीक है, तो 2 × 8 की पावर 1/2, तो ये 16 हो जाएगा। 16 को अंडर रूट में लिखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 4। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड व्हेन डेटा। अब यहाँ पर देखिए डेटा क्या होना चाहिए। फिर से इसमें इसकी मेरिट डिमेरिट की जब हम बात करेंगे तो मेरिट में इसके लिखवाया गया था कि ये सभी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग पे से बहुत प्रभावित नहीं होता, और इसके साथ साथ रिजिडली डिफाइंड है,
लेकिन इसकी डिमेरिट जब हम डिमेरिट की चर्चा किए थे तो उसमें ये बताए थे कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो हो जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जी बराबर हम ऐसे लिखे थे x1 x2 डॉट डॉट xn की पावर 1/n। कोई एक ऑब्जर्वेशन अगर इसमें जीरो हुआ तो टोटल ज्योमेट्रिक मीन आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें, अच्छा हाँ, इसकी एक डिमेरिट और थी। डिमेरिट एक और थी कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारा आड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निगेटिव हो जाए तो उस केस में हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका मान हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन हम तब यूज करते हैं जब हमारा डेटा मल्टीप्लिकेटिव हो। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है कि डेटा एक मल्टीप्लायर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। मतलब हमारे ये कहने का कि ना तो डेटा रियल फॉर्मेट में हो बहुत और ना तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया कि जो एक तरीके से कहा जाए P/Q के रूप में जिनको लिखा जाता है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए उस केस में। तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो सिमेट्रिकल और क्वालिटेटिव डेटा तो होगा नहीं, एडिटिव भी नहीं होगा। और यहाँ पे इन्हीं दोनों में आपको ऑप्शन लगाना है। जब इस तरीके का आपको पास कन्फ्यूजन हो, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कोई भी एग्ज़ाम आप ग्रुप डी से लेके IAS PCS या UPSC तक का चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब दो ऑप्शन आपके पास बचे तो उसमें टिक जरूर मारना है हमेशा, ठीक। उसमें क्योंकि 50-50 चांसेस हो जाते हैं क्वेश्चन सही या गलत होने के, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव एक थियरम होती है, मल्टीप्लिकेटिव थियरम होती है प्रोबेबिलिटी में। आगे प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, और ये उसको होल्ड करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव डेटा ऐसा डेटा होता है जहाँ पर नंबर्स जो है कुछ पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं। समथिंग एक कुछ पैटर्न होता है। जैसे आप लोग ATM में पैसा निकालने जाते हैं तो उसमें लिखता है कि इंटर द अमाउंट इन मल्टीप्लायर ऑफ 100 या 500। तो 500 या उसके मल्टीपल में आप उसमें अमाउंट डालते हैं। ऐसा नहीं कि गए उसमें तो लिख दिए कि 2050 रुपये हमें निकाल कर दो, तो 2050 उसमें नहीं निकले, क्योंकि ये 100 ना तो 100 का ना तो 500 का, दोनों का मल्टीप्लायर नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन होता है कि मल्टीप्लिकेटिव डेटा के केस में, या मल्टीप्लिकेटिव जब हमारे पास डेटा होता है तो उस केस में हम इसका बेस्ट यूज करते हैं। यूज सिमेट्रिकल डेटा में भी हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव डेटा में हम इसका बेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 1 3 9 पावर 1/3। तो क्या हुआ, 27 पावर 1/3 कितना हुआ, 3, ठीक है। तो 3 आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन इज कैलकुलेटेड एज तो प्रोडक्ट यहाँ पे होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ये गलत होगा। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज रेज टू द रेसिप्रोकल ऑफ देयर नंबर, ये भी गलत होगा। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोअर, ये तो रेंज होता है, ये होगा ही नहीं। फिर उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ ऑल वैल्यूज, अच्छा ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन की कमी है। ऑप्शन की कमी ये है कि जैसे पहला ऑप्शन आपके पास लिखा गया है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब देखेंगे तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर हम log g का भी मान निकालते हैं ना तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/n समेसन i log ऑफ xi। अगर fi है तो यहाँ fi लग जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में अगर समेसन देना था तो इसको यहाँ पर लिखना चाहिए था कि सम ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। लॉगरिथमिक वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि लॉग हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह गलत हो गया है। और अब इसमें देखिए ऑप्शन की कमी है, इसलिए हमें कोई एक आंसर लगाना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। फिर डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, ये रेंज के रूप में डिफाइंड होता है, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। और मिड पॉइंट ऑफ ऑल वैल्यू, मिड पॉइंट हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब आपके पास ऑप्शन यही एक बचा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। एक तरीके से कहा जाए तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर आपको
सॉरी, अगर आपको आंसर लगाना ही पड़ रहा है तो उस केस में आप बी आंसर को यहाँ पर टिक मारेंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन गलत है ये हम कहेंगे, ठीक है। जिसने भी बनाया है, जो प्रैक्टिस सेट जिसने बनाया है टेक्निकल टीम में, अगर वो देख रहा है तो उसको मतलब ये इन्फॉर्म किया जाए कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक बनाया जाए। क्वेश्चन हालांकि गलत है, और अगर आपको ज़बरदस्ती आंसर लगवाया जाता है तो जो पता नहीं कि जो अधिकतम सही है या जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें जो ज़्यादा सही हो उसी को यहाँ पे आंसर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ज्योमेट्रिक मीन। तो अब यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारा क्या सही है, तो इट इज़ लेस देन द अर्थमेटिक मीन फॉर पॉजिटिव नंबर्स। हाँ, ये बात सही है कि AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन आर इक्वल टू HM, यही होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इट इज़ लेस देन। इट इज़ लेस देन का मतलब ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन। आपको बताया गया था जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है और ये इधर छोटा रहता है। तो ज्योमेट्रिक मीन छोटा है अर्थमेटिक मीन से और हार्मोनिक मीन छोटा है ज्योमेट्रिक मीन से, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज लेस देन अर्थमेटिक मीन फॉर पॉजिटिव नंबर्स। हाँ, ये पॉजिटिव नंबर्स के केस में होता है। A और B 2 नंबर लेके आपको वहाँ पे प्रूफ में बताया भी गया था, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 6 इफ 3 ऑफ द नंबर आर 2, 12, 18, व्हाट इज द फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर को मान लेते हैं कि लेट फोर्थ जो नंबर है इज x, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए। क्या है, 2 + 12 + 18 + x अपॉन 4 इज इक्वल टू 6। इसी टाइप का शायद एक क्वेश्चन पीछे आया था। तो ये क्या हो जाएगा, 32 + x इज इक्वल टू 24, यही हो जाएगा ना। क्या है, 2, 12, 20, 12, 32, 18, 2, 20, 20, 12, 32 और 6 चौको 24। अच्छा ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी गलत हो गया। ज्योमेट्रिक मीन कह रहा है भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या कह रहा है। ज्योमेट्रिक मीन कहा है यहाँ पे, तो ज्योमेट्रिक मीन 4 नंबर्स का है तो सबका मल्टीप्लिकेशन होगा 2, 12, 18 इंटू x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये होगा हमारे पास। अब ये पावर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 12 × 18 इंटू x इज इक्वल टू 6 की पावर 4 हो जाएगा। जब उधर जाता है मामला, पावर उधर जाती है, ट्रांसफ़र होती है, तो ये पावर 1/, की पावर इसमें पावर में आ जाती है, और यहाँ पे पावर में है या इधर की पावर में होता तो उधर 1/, की पावर में आ जाता है, ठीक है। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 6 × 6। थोड़ा सा ऐसे बच्चों वाला हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इस बार, ठीक है। 18, 3 दूना 6, 2 2 कैंसिल, 6 दूना 12, 2 तिहाई 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं फॉर ए डेटा सेट वेयर ऑल द वैल्यूज आर आइडेंटिकल। अगर हमारे पास सारी वैल्यूज, इसका कहने का मतलब ये है कि वैल्यूज आर आइडेंटिकल, हमारे पास वैल्यूज आइडेंटिकल हो जाती है, मतलब यूनिट हो जाती है, सेम हो जाती है, तो द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू। तो अब ये सी बात है यार, g इज इक्वल टू सारी वैल्यूज सेम हो गई, मतलब यहाँ 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से इसकी पावर चाहे जितने नंबर हो 100 ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वैल्यू इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। द वैल्यू इटसेल्फ, जो भी इसका मान रहेगा वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 and 100 इज। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 100 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग। कंपेयरिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब कंपेयर की बात करते हैं तो उसमें रेंज ऑफ द वैल्यूज़ का हम कंपैरिजन नहीं करते। आपको बताया गया था कि ज्योमेट्रिक मीन का यूज हम लोग करते हैं बेस्ट
एवरेज निकालने के लिए, बेस्ट एवरेज इन द केस जब हमारे पास ग्रोथ रेट की बात हो रही हो या पॉपुलेशन के ग्रोथ की बात हो रही हो, मतलब ग्रोथ एंड प्रपोर्शन की जहाँ पे बातें होती हैं वहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ये गलत होगा, एवरेज ऑफ द डिफरेंस ऑफ यूनिट ये नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अभी आगे इंडेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो इंडेक्स नंबर में भी ये अच्छी तरीके से यूज होता है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन अगर दो केसेस होते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन जीरो ना हो और दूसरा कि कोई ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निगेटिव ना हो, तो ये अर्थमेटिक मीन से अच्छा रिजल्ट देता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसीलिए जब भी ग्रोथ रेट की बात होती है या बेस ईयर के कंपैरिजन की बात होती है या हमारे पास जब इंडेक्स नंबर में डिफरेंट इंडेक्सेस निकालने होते हैं तो हम वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का ही यूज करते हैं, कोई और मीन वहाँ पे नहीं यूज होता, ना हार्मोनिक ना अर्थमेटिक मीन, वहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मीन का ही यूज करते हैं। ठीक है, बशर्ते उसमें ऑब्जर्वेशन कोई जीरो ना हो और आड नंबर में निगेटिव ना हो। अगला है क्वेश्चन, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कांस्टेंट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, देयर ज्योमेट्रिक मीन इज। तो ऑब्वियस सी बात है कि x1 इंटू x2 का मान कोई कांस्टेंट है c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, x1 इंटू x2 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा c की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा √c। तो इसमें रिमेन्स कांस्टेंट ही कर सकते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, चेंजेज विथ द सम, चेंजेज विथ देयर डिफरेंस इक्वल टू 0, ये सब गलत होगा। यहाँ पे दोनों का ऑब्जर्वेशन यहाँ कहने कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कांस्टेंट, दो नंबर्स का अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट अगर है तो उस केस में हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी कांस्टेंट ही होगा। अगला है हार्मोनिक मीन ऑफ 4 and 8। तो हार्मोनिक मीन के लिए आपको बताया गया कि रेसिप्रोकल पहले ऑब्जर्वेशंस का करिए, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल उनका अर्थमेटिक मीन निकालिए, फिर से उस अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि HM बराबर 1/, अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें हम यहाँ पे 1/, अर्थमेटिक मीन लेंगे तो 1/4 प्लस 1/8, पहले इन ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल निकालेंगे फिर इसको हम हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे 2/, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 प्लस 1/8, ये हो जाएगा 16/3, तो ये हो जाएगा 5.33, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा कि कैलकुलेशन गड़बड़ ना होने पाए, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होने पे कोई भी कैलकुलेशन गलत होगा तो थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, क्योंकि मास्टर का बुढ़ापा आ गया है। ठीक, हार्मोनिक मीन इज मोस्ट पावरफुल व्हेन डेटा वैल्यूज आर, जब हमारे पास डेटा वैल्यूज किस तरीके से होती हैं तो हमारे पास ये रेशियो एंड रेट्स के रूप में, फिर से यही बताया गया था आपको कि इनका यूज कहाँ पे करते हैं, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन दोनों का यूज ज़्यादातर केसेस में जब ग्रोथ रेट वगैरह निकालनी हो, मतलब जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हों चीज़ें, जहाँ पे जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें कुछ इस फॉर्मेट में बढ़ रही हों तो ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। और अगर कहीं एवरेज स्पीड या एवरेज समथिंग फाइंड आउट करना हो तो उस केस में एवरेज का मतलब अर्थमेटिक मीन नहीं समझिएगा, औसत जो मान होता है किसी भी चीज़ का, जो एवरेज मान होता है, अगर वो हमें निकालना हो तो हार्मोनिक मीन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल डेटा, स्क्यूड डेटा और कैटेगोरिकल डेटा में नहीं यूज होता, ये रेट्स एंड रेशियोज में इसका यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द हार्मोनिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, तो डिवाइडिंग बता दीजिए, द सम ऑफ रेसिप्रोकल बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, द सम ऑफ वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज बाय देयर सम, तो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज बाय देयर सम, और फिर उसके बाद द सम ऑफ डिफरेंसेस बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, इसको फिर से एक बार ऑप्शन पढ़िए। सम ऑफ डिफरेंसेस बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये तो गलत हो जाएगा कि डिफरेंसेस का सम ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस की कहीं बात ही नहीं होती इसमें। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़, तो प्रोडक्ट की भी बात नहीं होती। अब बचे दो ऑप्शन आपके पास, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, द सम ऑफ वैल्यूज़ बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये अर्थमेटिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन नहीं होता। हमसे पूछा क्या है, हार्मोनिक मीन पूछा है, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन में क्या है, रेसिप्रोकल एक शब्द आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया मतलब अगर याद आ रहा हो तो उसमें हार्मोनिक मीन में की डिफिनीशन में ही लिखवाया गया था कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल लीजिए, मतलब उनको 1/, में लिखिए, फिर अर्थमेटिक मीन उनका निकालिए और फिर से उस अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/, में कर दीजिए, तो जो टर्म हमें मिलेगा वो हमारा हार्मोनिक मीन होगा। और हार्मोनिक मीन जब भी हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको इस तरीके से लिखा गया है 1/x1 + 1/x2 + अप टू 1/xn/n। तो इसमें आपको बताया गया था कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन आपका 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/∞ फिर से 0 हो जाता है। तो उस केस में आपका ये ऑब्जर्वेशन हार्मोनिक मीन का मान 0 हो जाएगा अगर कोई भी एक आध ऑब्जर्वेशन इसमें 0 हुआ तो, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन रहा। अब अगला क्वेश्चन है कि इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज दिस और 1 नंबर इज 8 देन अदर नंबर इज, तो यहाँ पे एच का मान क्या दिया है, 12 दिया है, 12 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर्स का है, तो 2/1/8 + 1/x मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 + 1/x = 2/12 = 1/6 और 1/x = 1/6 - 1/8, इसको हल कर लीजिए तो 24, तो 6 चौको 24 और 8 तिरिक 24, ठीक है। तो ये x का मान क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर से इसको एक बार वीडियो देखिएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली उठाइएगा कॉल और कॉल लगाइएगा हमको, ठीक। फिर इसके बाद हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज, हार्मोनिक मीन ऑलवेज, तो यहाँ पे लिखा ही गया था कि यहाँ पे जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है ये ग्रेटर होता है GM से, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है HM से, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, बताइए, ग्रेटर नहीं होता, लेस होता है, ये गलत है। फिर इसके बाद लेस देन द अर्थमेटिक मीन, तो हाँ ये कह सकते हैं, ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन ये भी गलत होगा, इक्वल टू द मीडियन ये भी गलत होगा। अगर ये चीज़ इससे बड़ी है या यूँ कहें ये चीज़ इससे छोटी है, तो ये चीज़ इससे भी छोटी होगी, क्यों, क्योंकि ये टर्म जो है इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल था इस मामले में कि लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश किया है आपको, ठीक है। मतलब ये कहने का कि हार्मोनिक मीन छोटा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन छोटा होता है अर्थमेटिक मीन से, तो इसलिए हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन से ऑलरेडी अपने आप छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स A, B and C इज गिवन बाई, तो अब यहाँ पे आप बता दीजिए। यहाँ पे ये होगा नहीं क्योंकि ABCD सब नाम हम निकाला है, ये तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट होगा नहीं क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना नहीं, तो 3/1 ऑब्जर्वेशन प्लस 1/1 ऑब्जर्वेशंस, यही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द हार्मोनिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ आइडेंटिकल वैल्यूज इज, तो आइडेंटिकल वैल्यूज का जो हमारे पास हार्मोनिक मीन होगा वो क्या होगा, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे रहेगा हार्मोनिक मीन, आइडेंटिकल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनका मान 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 + 1/1 + 1/1, इस तरीके से आगे प्लस में 1/1 अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितने होंगे ये, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान ये इसका जोड़ n अपान n, ये कैंसिल हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन, हाँ इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ही यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ही निकाल लेंगे यूनिट ऑब्जर्वेशंस का, 1 1 करते हुए 1 तक जाएंगे, अपान n करेंगे तो ये n अपान n हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा और ये आपका हार्मोनिक मीन है तो इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन हो जाएगा इस केस में, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। अच्छा लेस देन लिखा है, हाँ लेस देन लिखा है इसलिए नहीं होगा, नहीं इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन भी अगर बोला होता तब भी वहाँ पे 1 हो जाता, सॉरी ये बराबर हो जाता, सही हो जाता विकल्प। ठीक है, अगर ये इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लिखा होता तब भी ये भी ऑप्शन सही हो जाता। क्यों? क्योंकि सभी का ऑब्जर्वेशंस का 1 अगर मान लिए है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर चाहे जो भी पावर लगा लीजिए 1 ही रहेगा, तो उसका मान भी 1 आ जाता। ठीक है, अब आगे देखेंगे इफ़ द हार्मोनिक मीन इज एच एंड अर्थमेटिक मीन इज ए देन, तो अब इस केस में आपको रिलेशन बताना है। अब बताइए जल्दी से रिलेशन क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है यार कि हार्मोनिक मीन एच है, अर्थमेटिक मीन ए है, तो आपको बताया गया है ना कि ए एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच एम। तो अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को कह दिया ए है, ये जी है, ये एच है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ग्रेटर देन एच। ठीक है, ए ग्रेटर देन एच, तो ए या एच लेस देन ए। ठीक है, आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द हार्मोनिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर अर्थमेटिक मीन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास x1 या x2 दो नंबर हैं। ठीक है, अब इनका रेसिप्रोकल हम लोग ले लेते हैं, तो अब इसका कह रहा हार्मोनिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर्स का अगर हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपान, फिर से इसको 1 अपान x1 लिखेंगे, 1 अपान प्लस में 1 अपान x2 लिखेंगे और ये 2 ऊपर चला गया है, ये क्या हो जाएगा ये यहीं पे उलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाँ 2 अपान x1 प्लस x2, या इसको लिख सकते हैं 1 अपान x1 प्लस x2 अपान 2। ठीक है, 1 अपान अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो इक्वल टू द हार्मोनिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज। ठीक है, दो नंबर्स का रेसिप्रोकल लिए और ये ध्यान में रखिएगा, इसको ऊपर ना पहुंचा दीजिएगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, नहीं तो 2x1 x2 लिख के बैठे रहिए आप लोग। तो ये यहाँ पे इक्वल टू देयर अर्थमेटिक मीन, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये आपका हुआ, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा, एच एम का मान क्या हुआ कि 2 अपान x1 प्लस x2 हो गया। अब इसके बाद हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, अतः अर्थमेटिक मीन इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान x1 प्लस 1 अपान x2 अपान 2। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, नहीं ये थोड़ा सा ऑप्शन ये गलत दे रहा है कि देयर अर्थमेटिक मीन है, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन होना चाहिए था, तो रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। ठीक है ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर, तो रेसिप्रोकल हमने ये लिया और अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन का मान क्या होता है 1 अपान दिस 1 अपान x1 प्लस 1 अपान x2, ये हो गया 2 अपान x1 प्लस x2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि 1 अपान ये नंबर ऑब्जर्वेशन जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द हार्मोनिक मीन इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैलकुलेटिंग। तो अब बताइए यहाँ पे, अभी जैसे हम लोग बताए थे क्या कि एवरेज हमें कैलकुलेट करने की बात करता है। तो एवरेज किस टाइप का, वो भी स्पीड वगैरह जब हमारे पास हो, ठीक है। एवरेज इनकम, ध्यान दीजिएगा, एवरेज इनकम नहीं होती क्योंकि ये इनकम मल्टीप्लायर में चलती है। मल्टीप्लायर में चलती है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मुकेश अंबानी हैं, वो अपने पैसे का कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मल्टीपल में पैसे मिलेंगे। वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, हम लोग कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लायर की बात कर रहा है। एवरेज ऑफ हाइट भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट जो होती है ना, ये भी कुछ मतलब एक तरीके से कहा जाए कि एक रेशियो में ही बढ़ती है, ठीक है, रेशियो में ही बढ़ती है। और उसके बाद फिर वही हालत वेट का है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हो जाएगा, यहाँ पे बेस्ट इसका यूज होता है, ठीक है। सॉरी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, मीडियन की बात कर रहा है। तो अब यहाँ बताइए 2 2 4 1 5 ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? 5 + 1/2 टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है ही, तो यहाँ पे आपका अर्थमेटिक मीन 5 हो जाएगा। मीडियन आपका 5 हो जाएगा। आपको ये बताया गया था कि वहाँ पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड हैं तो n+1/2th टर्म जो हमारा होगा, TERM है ये, तो यहाँ पर ये जो टर्म होगा, ठीक है, n+1/2th टर्म जो होगा वो मीडियन कहलाएगा। अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो जाएं तो इवन के केस में क्या हो जाएगा? n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, ठीक है, अपॉन 2। इन दोनों का एवरेज जो होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है? मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू। तो आपको बताया गया था कि मीडियन किसी भी सीरीज का वह पॉइंट होता है, ये MD, जो किसी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब 50% ऑब्जर्वेशन इधर रहेगा, 50% ऑब्जर्वेशन इधर रहेगा। अगर रेशियो की बात की जाए, रेशियो की अगर हम बात करें तो 1:1, मतलब 1:1 का मतलब 50% डेटा इधर, 50% इधर। यहाँ 50-50 लिखेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो मीडियन होता है वो इस रेशियो में आपका डेटा को डिवाइड करता है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इक्वल हाल्व्स, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फॉर एन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस द मीडियन इज। मीडियन अभी जस्ट बता चुके हैं कि ऑड नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो क्या हो जाएगा? n+1/2th टर्म, या इसी को हम लोग मिडिल टर्म भी कह देते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, दूसरा हो जाएगा। एवरेज ऑफ मिडिल ऑफ 2 वैल्यूज, एवरेज यहाँ पे एवरेज बात कर दिया। अगर ये इवन नंबर होता, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते, तब एवरेज ऑफ द मिडिल ऑफ 2 वैल्यूज जो होगा, जो मान आएगा, वो हमारा मीडियन होता, ठीक है। मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाई। तो आपको बताया गया था कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है उससे हमको नहीं मतलब है, हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। फिर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहता है n, उस पे हमारा ये डिपेंड करता है कि मीडियन हमारा क्या होगा। n+1/2th टर्म होगा, या n/2th प्लस n/2 + 1th टर्म का जो एवरेज होगा वो हमारा मीडियन होगा। वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लेस अफेक्टेड बाई, तो एक्सट्रीम वैल्यूज ही हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिससे ये सबसे कम प्रभावित होता है। ध्यान में रखिएगा, अर्थमेटिक मीन सबसे अधिक प्रभावित होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, क्योंकि इसमें जोड़ आता है। हमारा मीडियन या मोड क्या है? हमारा पोजिशनल एवरेज है। ये पोजीशन को बताता है कि कहाँ पर, किस लोकेशन पे हमारा ये मीडियन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन
अगर हमारे पास वहीं एवरेज की बात कर दिया जाए, जो हमारे मैथमेटिकल एवरेज है, जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो उनका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, जोड़ के डिवाइड करते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन हम लोग निकालते हैं, वो लोकेशन निकालते हैं कि कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अर्थमेटिक मीन हम जोड़ते हैं सारी वैल्यूज, इसलिए वहाँ पे ये ज़्यादा प्रभावित होता है। सॉरी यार, खांसी आ रही फिर भी। द मीडियन ऑफ द डेटा सेट इज ऑलवेज, मीडियन ऑफ ए डेटा सेट इज ऑलवेज क्या होता है, ये बताइए, कि ग्रेटर देन द अर्थमेटिक मीन, इक्वल टू द मोड, एक सेकेंड, ठीक है। तो तो अब यहाँ पे इक्वल टू द मोड, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे इसको, हाँ, ग्रेटर देन द अर्थमेटिक मीन, इसका कोई रिलेशन नहीं होता जब तक हम सिमेट्रिसिटी की बात ना करें। वहाँ ग्रेटर या लेस दोनों हो सकता है। इक्वल टू द मोड ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक होगा डेटा, तभी मीडियन मोड इक्वल होते हैं। लेस अफेक्टेड बाई सॉरी, लेस अफेक्टेड बाई आउटलायर देन द मीन। ठीक है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी ले यार। तो हाँ, चलिए। कुछ एक्चुअली होता क्या है कि इन्फेक्शन गले में हो गया था, जो ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें डॉक्टर ने मना किया था, इलाज चल रहा था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है ना। तो उस केस में ज़्यादा समस्या होने लगी थी। तो उस केस में एक्चुअली क्या है कि यहाँ इलाहाबाद में भी कुंभ मेला का काम चल रहा, महाकुंभ लगने वाला है, तो हर जगह खुदाई की गई है, हर जगह धूल धूल धूल, तो वो धूल से एलर्जी होने के कारण थोड़ा सा मतलब इन्फेक्शन हो गया था, श्वास नली जिसको कहते हैं एक तरीके से, ब्रोंकाइटिस में। तो उसके कारण थोड़ी सी भी कभी कभी, हालांकि ठीक हो गया है सब कुछ मैटर, लेकिन अभी क्या है कि अभी जस्ट अभी जो हम आ रहे थे क्लास लेने के लिए, तो बाइक से ही आए हैं, तो बाइक से आने में क्या है, धूल वाला एरिया ज़्यादा पड़ता है, तो उस कारण से थोड़ा सा एलर्जी हो गई। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। तो ये क्या है, मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ, हाँ, द मीडियन ऑफ ए डेटा सेट इज ऑलवेज। तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे आउटलायर लिखा था, हाँ ठीक है, तो ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन ये नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू मोड ये भी नहीं होगा, लेस अफेक्टेड बाई आउटलायर, ठीक, देन मीन। आउटलायर का मतलब जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज होता है, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज से ये प्रभावित नहीं होता, लेस अफेक्टेड होता है, इसलिए यही आंसर होगा, देन अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन द मीडियन इज, मीडियन क्या हो जाएगा, फिर एवरेज हो जाएगा, एवरेज ऑफ मिडिल ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ये अर्थमेटिक मीन होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ये भी गलत है, मैक्सिमम वैल्यूज ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर फॉर, तो अब इस केस में बताइए कि जब हमारे पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस में हमारा क्या होता है मान, और जब हमारे पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास इनका हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, मीडियन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिड पॉइंट निकालना मुश्किल होता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो
तो उसके इसमें मीन मीडियन मोड बराबर ही होते हैं, तो यहाँ भी नहीं यूज किए करेंगे। अप्रोप्रिएट मेजर होता है नॉमिनल केस में। नॉमिनल केस का मतलब जानते हैं क्या होता है? नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा दो बताए गए होंगे आपको, जहाँ पर मतलब हम डेटा का एक तरीके से कहा जाए कि कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, मैथमेटिकल मेजरमेंट पॉसिबल ना हो। ठीक है, नॉमिनल डेटा में हम आपको बताए थे कि जब नेचुरल तरीके से हमारे पास प्रकृति ने ऑर्डरिंग की हो तो उसको हम नॉमिनल डेटा कहते हैं, जैसे मेल फीमेल या फिर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, या फिर स्किन का कलर के हिसाब से कि गोरा काला या गेहुआ कलर, इस तरीके से। और इसमें ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है, जब हम ऑर्डरिंग कर दें कि मेल फीमेल के साथ हमारे पास ऑर्डर और लगा दें, हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इस तरीके की अदर जो चीज़ें अगर हम लगा दें तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे ये हमारा ऑर्डिनल डेटा होता है। तो नॉमिनल डेटा के केस में हमारा ये मीडियन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब ये बताइए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम मतलब डिविजिबल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट कितने हैं? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं। तो फर्स्ट 5 जो प्राइम नंबर्स हैं इनका अगर हम यहाँ पे अर्थमेटिक में निकालेंगे, सॉरी मीडियन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 और फिर 11 हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर से ही होते हैं, फिर इसके बाद आपका ये मान हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया सबने? या इसको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये नोट करते रहिएगा, नहीं तो थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाता है चीज़ें निकालना कि कहाँ पे हमारे पास क्या होता है क्या नहीं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा मीडियन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के केस में? तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम मान फाइंड आउट करते हैं और n/2 का मान यहाँ कैलकुलेट करते हैं, और इसके जस्ट बराबर या उससे बड़ी वैल्यू हम देखते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की जो होती है वो हमारे पास मीडियन होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, पिछला जो क्वेश्चन था यहाँ पे जो प्राइम नंबर होता है ये 1 नहीं होता, ये 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, 1 नहीं होता है। तो 2 3 5 7 और 11 इस तरीके से जो हमारे पास नंबर सा होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद इफ़ ए डेटा सेट इज़ परफेक्टली सिमेट्रिकल देन मीडियन विल बी। तो मीडियन मोड और आपको बताया गया था कि अगर मीन मीडियन और मोड इक्वल हैं तो उस केस में हमारा डेटा क्या होता था? सिमेट्रिक होता था। ठीक है, सिमेट्रिक होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन, यही सही हो जाएगा, इक्वल टू द मीन। अच्छा, सिमेट्रिकल डेटा मीडियन विल बी, तो सिमेट्रिकल इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन तो ये होगा ही, इक्वल टू द मोड ये भी होगा यार। अच्छा, 2 आंसर है क्या? हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा चाहे मीन कहिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपका देखेंगे मीन मीडियन मोड बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर हैं आपके, यहाँ पे एक आंसर आप काट के यहाँ पे कर लीजिएगा डी विकल्प में, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उस केस में। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। दोनों आंसर सही हैं, दोनों ऊपर के दोनों। अब इसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइस द डेटा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए बताया गया था आपको कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो यहाँ पे ऐसे 3 पॉइंट जो किसी सीरीज को 4 बराबर भागों में बांटते हैं वो हमारा क्वार्टाइल कहलाता है। चारों बराबर भागों में हमारे डेटा का जो परसेंटेज होता है 25-25-25% होता है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए पूछा है
तो फर्स्ट क्वार्टाइल का यहाँ पे इसके जस्ट सामने आप रेशियो का निशान लगाइए और इधर ऑब्जर्वेशन कितने हैं और इधर कितने हैं आप इनको निकाल लीजिए। ठीक है, तो 1:3 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर Q2 का मान पूछ ले तो 50 इधर 50 इधर, Q3 का पूछ ले तो 75 इधर 25 इधर। ठीक, अब इसके बाद सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू, सेकंड क्वार्टाइल मीडियन के बराबर होता है, आपको ये बताया जा चुका है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50th परसेंटाइल इज इक्विवेलेंट टू 50th परसेंटाइल भी मीडियन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे 99 पॉइंट जो किसी सीरीज़ को 100 बराबर भागों में बांटे तो वो परसेंटाइल कहलाते हैं। तो 50th जो होगा वो बीचों बीच होगा, और बीचों बीच हमारा मान मीडियन भी होता है। यही D5 फिफ्थ डेसाइल होता है, यही Q2 होता है और यही मीडियन होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, इसको P50 कहते हैं। ठीक है, P50, D7, Q2 और MD सब आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, डेसाइल डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स। तो डेसाइल है तो 9 पॉइंट, ध्यान में रखिएगा पॉइंट तो 9 होते हैं और डिवाइड कितने पार्ट में करते हैं 10। यहीं पे अगर पूछ लेता कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डेसाइल्स आर इन ए सीरीज, इस तरीके से पूछ लेता अगर डेटा और उसमें 9 और 10 दोनों लिखा रहता तो आधे लोग गलत करते हैं आंसर। डेसाइल्स की संख्या 9 होती है, परसेंटाइल्स की संख्या 99 होती है, क्वार्टाइल्स की संख्या, क्वार्टर का मतलब जितना आपका डिवीज़न है, 4 डिवीज़न होता है तो उसमें 3 पॉइंट की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेसाइल्स की संख्या 9 होती है लेकिन वो 10 बराबर भागों में सीरीज को हमारा डिवाइड करते हैं। ठीक है, परसेंटाइल डिवाइड द डेटा सेट इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वार्टाइल Q3, तो Q3 के लिए आपको बताया गया यहाँ पे ये Q2 है, ये Q1 है और ये Q3 है। 25% डेटा हर एक पार्ट में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहा, Q3 की बात कर रहा है। Q3 की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर आप बताइए कि द थर्ड क्वार्टाइल इज टॉप 25% ऑफ द डेटा, बॉटम 25% ऑफ द डेटा। बॉटम तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे Q1 की बात कर देता। टॉप 50% ऑफ द डेटा, ये भी नहीं होगा। मिडिल 25% ऑफ द डेटा, ये भी नहीं होगा। तो अब ऑप्शन आपके पास एक ही बचा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि द 90th परसेंटाइल रिप्रेजेंट्स द वैल्यू। तो 90th परसेंटाइल तो यहाँ पे हो जाएगा 90, इधर हमारे पास 10% डेटा होगा और इधर 90% डेटा होगा। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है 10% ऑफ द डेटा फॉल। 10% डेटा फॉल नहीं होता, 90% डेटा फॉल होता है। ठीक है, इधर फॉल का मतलब इधर, एबव का मतलब या अपर का मतलब इधर। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा फॉल 10% का नहीं है, डेटा फॉल मतलब इस पॉइंट से नीचे कितने डेटा हमारे पास हैं, तो 90% डेटा होता है। ठीक है, 90th परसेंटाइल की बात कर रहा। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन। तो जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है वो डिफरेंस होती है Q1 और Q3 का। ठीक है, ये Q1 और Q3 के बीच के जो डिफरेंस होता है इसी को हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इसके बाद क्या है 70th परसेंटाइल इज आल्सो नोन एज। तो अब यहाँ, हाँ ये टेक्निकल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है हमारे पास Q2, ये है हमारा Q1, यहाँ पे है Q3। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 25% डेटा होता है, यहाँ पर 25% है, यहाँ 25% है, यहाँ 25% है। अब हमारे पास 75, मान लेते हैं 75 यहाँ कहीं है। 75 अगर जहाँ पे होगा उसके इधर 25% डेटा होगा, मतलब ये हमारा 75th परसेंटाइल भी होगा, या इसी को हम क्या लिखेंगे P75 भी लिखेंगे। ठीक है, तो P75 में मतलब 75% डेटा इधर होगा, 25% आपका डेटा इधर होगा। ठीक है, तो ये Q3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका कुछ और भी पूछ सकता है, कुछ मतलब D5 में, D7 में, या यहीं पे पूछ लेता कि D7 और परसेंटाइल। तो D7 का मतलब क्या है 70% डेटा इधर है और 30% इधर है।
P70 में भी सेम चीज़ यही होता है, 70% डेटा इधर होता है और 30% इधर होता है, तो D7 और P70 बराबर हो जाते फिर वहाँ पे। मीडियन इज तो मीडियन यहाँ पे देख लेंगे यही 50th परसेंटाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P50 जहाँ पे लिखेंगे इसके 50% डेटा इधर, 50% डेटा इधर, यही Q2 भी करता है, यही D5 भी करता है। ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगे और यही जो है MD होता है। ठीक है, MD मतलब मीडियन। तो ये आपका इतना क्वेश्चन रहा। हाँ, 50 क्वेश्चंस रहे आपके इस सीरीज़ में, और टेलीग्राम का चैनल, L1 क्लासेस का लिंक, और कोई भी समस्या परेशानी के लिए आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा हाँ, L1 क्लासेस के पेड कोर्सेस जो JSO का पेड कोर्सेस लिए हैं उनके लिए बता दें कि अभी टेक्निकल टीम का मैसेज आया है, वही देख रहा था मैं, कि कल जो है प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड हो जाएगा आगे का, कोरिलेशन और एट्रीब्यूट थियरी का। ठीक है, तो मंडे के दिन आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, और प्रैक्टिस सेट सभी हल करते चलिए, क्योंकि जो पेड कोर्सेज के प्रैक्टिस सेट हैं वो विशेष फोकस के साथ बनाए जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सीरीज़ मतलब सिलेबस ख़त्म होने के बाद लगभग हम आपको मान के चलिए कि एक हफ्ते के अंदर एग्ज़ाम, जब एक हफ्ते 10 दिन रह जाएगा या 15 दिन रह जाएगा, तो उस केस में अभी रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट आ जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने के बाद हम उसकी शुरुआत करेंगे। और उसमें कुछ है नहीं, इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें भी हैं, जो अभी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। आप पेड कोर्सेज का टोटल कोर्स देख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट आपको हम बता रहे हैं कि लगभग 60 से 70% चीज़ें आपको मिलेंगे एग्जैक्ट इस एग्ज़ाम में। ठीक है, और चूँकि ASO का भी एग्ज़ाम था, ASO में अभी अच्छी बात यह है कि 2-3 लोग जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट का ASO का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें जो जिन लोगों को पढ़ाया गया था उसमें 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। 2 लड़कियों ने मैसेज करके हमको बोला कि अभी 2-3 दिन हो गए, तो उसमें उन्होंने बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है ASO की पोस्ट के लिए। ASO मतलब जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, और एक लड़के का पहले पिछले साल हुआ था राजस्थान में जो ASO का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सही ट्रैक पे हैं, बस आपको प्रैक्टिस सेट और सिलेबस कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली प्रैक्टिस सेट की क्लास अगले संडे को होगी। अगर बीच में रिजल्ट आ जाता है इस मतलब आज कितनी तारीख है, आज हमारे हिसाब से 28 तारीख है, 27 है, 27 तारीख है संडे। तो अगर इसके बाद दिवाली से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो उस केस में हम आपको मतलब चीज़ें, जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो फिर बीच में 2-3 आएंगे, और जब सिलेबस जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम कंटिन्यू केवल प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।